माननीय तेज प्रताप यादव। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, यह अभिभाषण लंबा है, योजनाओं और उपलब्धियों की सूची से भरा हुआ है, लेकिन जितना ही दस्तावेज सरकारी दावों को दिखाता है उतना ही प्रदेश की जनता की वास्तविक चिंताओं को छुपा भी देता है। यहाँ कागज़ पर विकास दिखाई देता है, पर ज़मीन पर संघर्ष है। महोदय, संसदीय परंपरा में अभिभाषण सरकार का आईना होता है, लेकिन आज जो दस्तावेज हमारे सामने रखा गया वो आईना नहीं बल्कि धुंधला चश्मा है, जिसे पहनकर सरकार जनता के दुखों को देखने से इनकार कर रही है। इसमें आंकड़े हैं, योजनाओं के नाम हैं, लेकिन जनता की पीड़ा, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, लोकतंत्र की हत्या और संविधान पर हमले पर एक भी शब्द इसमें नहीं है। महोदय, पिछले कुछ सत्रों से हम लोगों ने देखा कि चर्चाओं में एक अलग तरह का ट्रेंड शुरू हुआ है। चाहे चर्चा किसी भी विषय पर हो, लेकिन हमारे सत्ता पक्षी साथी अपनी उपलब्धि बताने के बजाय सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने का काम करते हैं। अगर हम उनके भाषण सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का सारा विकास 2017 के बाद हुआ और उससे पहले प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ था। आलोचना करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई थी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के साथियों को अगर माने तो किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई विकास इस प्रदेश में नहीं किया। मैं सभी हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को सुन रहा था। हमारे सत्ता पक्ष के साथी बता रहे थे कि सर्वांगीण विकास हो चुका है, प्रदेश बहुत आगे जा चुका है, लेकिन भाषण के अंत में अपने क्षेत्र की समस्याओं की बहुत ही लंबी फहरिस्त भी उन्होंने बताई। महोदय, हर चर्चा को, चाहे वो चर्चा बजट पे हो, चाहे वो वंदे मातरम पे की गई हो, चाहे वो विजन 2047 की चर्चा रही हो, हर चर्चा को किसी भी तरीके से सांप्रदायिक रंग की तरफ मोड़ने का प्रयास लगातार सत्ता पक्ष का रहता है। कल हमारे सत्ता पक्ष के एक साथी बता रहे थे कि समाजवादी सरकार में संतों का, साधुओं का अपमान हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह शंकराचार्य जी का अपमान प्रयागराज में किया गया, किस तरह से साधु संतों को उनके बाल पकड़कर खींचा गया। बनारस में सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार ने अनगिनत मंदिरों को तोड़ा और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा, जिस पर लाखों लोगों की श्रद्धा थी, उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। महोदय, हम लोग 2026 में अभी चल रहे हैं। अभी मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो माननीय मंत्री जी बाबर और राणा सांगा की बात कर रहे थे, 1526 की बात कर रहे थे। जहां आज हम लोग बात कर रहे हैं विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वहीं वो चर्चा का जो रूप है उसको बाबर और राणा सांगा पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार जो आज सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, रोजगार सृजन की बात तो की गई, लेकिन रोजगार को लेकर स्पष्टता इस दस्तावेज में हमें नहीं दिखाई दी गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने स्थायी सरकारी पद भरे गए, कितनी भर्तियां वर्षों से लंबित हैं, और न जाने कितने युवाओं का भविष्य जो है परीक्षा और परिणामों के बीच में अटका हुआ है। युवा आज भी नियुक्ति पत्र से पहले उम्र की सीमा पार कर रहा है। यह पीड़ा को अभिभाषण में जगह नहीं दी गई। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कई लाख पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। इस सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है कि परीक्षा कराओ और पेपर लीक करवाओ। पुलिस भर्ती और टेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि युवाओं के साथ आपराधिक विश्वासघात भी है। महोदय, किसानों को लेकर लगातार इस सदन में चर्चा होती है और कई बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के किसान की स्थिति इस सरकार में और भी बदतर हुई। कल माननीय मंत्री जी कह रहे थे गन्ना किसानों को लेकर बड़ा भुगतान उन्होंने किया, लेकिन सत्ता पक्ष के साथियों ने इस बात को माना कि अभी भी गन्ना किसानों का एक बड़ा बकाया जो है वो बचा हुआ है, जो किसानों को अभी तक नहीं मिल। किसान को जहाँ उसकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान की आय और कम हुई है,
एमएसपी भी सरकार जो है किसानों को दिलाने में नाकामयाब रही। खाद, बीज, डीजल और बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और खाद के लिए किसान घंटों लाइनों में लगा रहता है और एक बोरी खाद पाने के लिए किसान को जो है पुलिस की लाठियाँ भी आज खानी पड़ रही हैं। और स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है वो आज सबके सामने है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जब भी कोई सवाल होता है स्वास्थ्य को लेकर, कई सवाल होते हैं सदन में, तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो आज वेंटिलेटर पर। जहां समाजवादी सरकार ने 108, 102 एम्बुलेंस को चलाने का काम किया था, वहीं उनके मेंटेनेंस और रखरखाव न होने की वजह से आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीज कहीं स्कूटर पे, बाइक पे, यहाँ तक कि ठेलों पर भी लोग अपने मरीज को लाने में मजबूर हैं। कई बार सदन में ये मुद्दा उठा और इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अभी भी सीएससी और पीएससी ऐसे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथियों के क्षेत्र के हों, चाहे हमारे क्षेत्र के हों, जहाँ पर डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी अभी भी वहाँ बनी हुई। वेंटिलेटर्स हों, एमआरआई स्कैनर्स हों, एक्सरे मशीन हो और भी तमाम जो तकनीकी उपकरण हैं, उसकी भी एक बड़ी कमी अभी अस्पतालों में बनी हुई। महोदय, सरकार में नकली दवाई का कारोबार भी बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। अभी कोडिन सिरप के मामले में आपने देखा कि पूरे किस तरीके से इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। अभी 3 दिन पहले हमारे ज़िले मैनपुरी में गलत दवा दिए जाने की वजह से 36 बच्चे जो हैं, नगला कीरत एक कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ सरकार की तरफ से दवा पिलाई गई थी और गंभीर रूप से वो 36 बच्चे वहाँ बीमार हुए। समाजवादी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सैफई मेडिकल कॉलेज में एक 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले साल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने के बावजूद भी अभी तक पूर्ण रूप से वो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसको चालू नहीं किया गया। तो महोदय, यही हाल लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट का है। सरकार जहां दावा करती है 81 मेडिकल कॉलेज इस सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो बहुत जो असुविधा जो है मेडिकल कॉलेज में है। धन्यवाद माननीय सदस्य जी, समय हो गया। 2 मिनट महोदय। कानून व्यवस्था को लेकर महोदय बहुत तमाम बातें की गई। सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस है। हमारे तमाम साथी अभी कह रहे थे कि अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। अगर प्रदेश छोड़ के अपराधी भाग गए तो ऐसे कौन से लोग हैं, सरकार को चिन्हित करें, जो हमारे प्रदेश में आकर इस तरह लगातार अपराध कर रहे हैं। आज सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार का जो बुलडोज़र है वो सिर्फ पीड़ित समाज के लोगों पर चल रहा है। अपने अभिभाषण में बताया गया कि माफियाओं पर कार्रवाई हुई, संपत्तियां जब्त हुई, पुलिस की प्रतिक्रिया का समय घटा, लेकिन क्या आज आम आदमी का भय कम हुआ? क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि एनकाउंटर को न्याय दिलाने का विकल्प बना दिया गया। गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आज भी फर्जी मुकदमे और पुलिसिया जुल्म का शिकार हैं। आज खनन माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया लगातार सरकार का संरक्षण पा रहे हैं। महोदय, सरकार ने लगातार लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया। गंभीर मुद्दों पर सरकार ने चुप्पी साध रखी। वोटर लिस्ट में माननीय सदस्य से अनुरोध है, 30 सेकंड लास्ट समय देख लीजिए, अब काफी लोगों को बोलना है। और आखिरी पॉइंट, वोटर लिस्ट में करोड़ों नाम काटे गए। SIR में फॉर्म 7 के लगातार दुरुपयोग करने के मामले सामने आए। BLOs पर प्रेशर डाला गया कि उनको पीड़ित समाज के लोगों को वोट काटने का। और 2 दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को सामने लाए जिस पर दबाव बनाकर उसके फर्जी साइन करके 100 वोट काटने का दबाव वहाँ के प्रशासन ने बनाया था। जहाँ ये सरकार 2047 का सपना दिखाती है, वहीं 2026 में ये सरकार की योजना कोई भी पूर्ण रूप से नहीं आ पा रही। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण जो है उपलब्धियों की गणना करता है, लेकिन जनता की कठिनाइयों की गिनती नहीं करता। इन योजनाओं को विवरण देता है पर जीवन की वास्तविकताओं का सामना नहीं कर पाता। मैं पूरे सम्मान के साथ आपका धन्यवाद देता हूं और इस प्रस्ताव को विरोध करता हूं। जय संविधान, जय समाज।